चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। आज हम एक ऐसी इमारत पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ लाल पत्थरों का एक बड़ा सा ढांचा नहीं है। सोचकर देखिए, पिछली 4 सदियों से ये जगह वक्त की एक बिल्कुल खामोश गवाह रही है। इसने अलग अलग दौर देखे, बदलते हुए जमाने देखे और बड़ी बड़ी हुकूमतों को बनते और एक ही पल में निस्तो नाबूद होते हुए भी देखा है। हम बात कर रहे हैं उस आलीशान ढांचे की जिसे आज लाल किला कहते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सच में इसका नाम शुरू से ही लाल किला था? दरअसल ये रेड फोर्ट या लाल किला नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेजों ने दिया था। उन्होंने इसकी इन विशाल लाल दीवारों को देखा और बस एक आम पहचान के लिए इसका ये नाम रख दिया। तो फिर इसका असली नाम आखिर था क्या? असल में इसे किला-ए मुबारक यानी भाग्यशाली किला कहा जाता था। हुआ कुछ यूं था कि सम्राट शाहजहां आगरा की तेज गर्मी से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने तय किया कि वो अपनी राजधानी नए शहर शाहजहानाबाद में ले जाएंगे। और उसी दौरान उन्होंने इस नए और बेहद शानदार किले को किला-ए मुबारक का नाम दिया था। पहला भाग, द ट्रू किला-ए मुबारक। आइए इसके बनने की कहानी और शुरुआती सफर पर एक नजर डालते हैं। क्या आप सभी को अंदाजा है कि इस आलीशान किले को आकार लेने में पूरे 10 साल का लंबा वक्त लगा था? 1700 बल्कि माफ कीजिए 1638 में शाहजहां ने इसका निर्माण शुरू करवाया और 1648 में जाकर यह पूरी तरह तैयार हुआ। एक मजेदार बात बताऊं, जब इसके पूरे होने की खबर आई तो शाहजहां उस वक्त काबुल में थे और यह खुशखबरी सुनते ही वो इतने बेचैन हुए कि जल्द से जल्द वापस दिल्ली लौट आए। दूसरा भाग, गेट्स एंड बस्लिंग बाजार्स। आइए अब दरवाज़ों और इनके गुलजार बाजारों की तरफ चलते हैं। इस विशाल किले में 2 मुख्य दरवाजे थे। पहला दिल्ली दरवाज़ा, जिसका इस्तेमाल बादशाह नमाज के लिए जामा मस्जिद जाने के वक्त करते थे, और दूसरा सबसे मेन दरवाज़ा लाहौरी दरवाज़ा, जिसका रुख उस वक्त के बेहद महत्वपूर्ण शहर लाहौर की तरफ था। लेकिन इस लाहौरी दरवाजे के साथ ना एक बड़ी ही रोचक और थोड़ी भावुक कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल बाद में औरंगजेब ने किले को और सुरक्षा देने के इरादे से लाहौरी दरवाजे के ठीक सामने एक घूंघट जैसी दीवार बनवा दी। इससे हुआ ये कि चांदनी चौक से किले का जो खूबसूरत नज़ारा दिखता था वो रुक गया। आगरा में कैद शाहजहां को कितना दुख हुआ होगा, उनकी पीड़ा इस बात से साफ जाहिर होती है। उन्होंने एक शिकायत भरा खत लिखा और अपने बेटे से कहा कि इस दीवार ने किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर मानो एक घूंघट ही डाल दिया है। चलिए अब दरवाजे से किले के थोड़ा अंदर चलते हैं। लाहौरी दरवाजे से अंदर कदम रखते ही सबसे पहले छत्ता बाजार शुरू होता है। ये करीब 350 साल पुराना एक ढका हुआ बाजार है, जहां कभी विदेशी व्यापारी अपना बेहद कीमती सामान बेचा करते थे। इसके ठीक बाद आता है नौबत खाना। यहाँ दिन में 5 बार नगाड़े बजते थे बादशाह के आने का ऐलान करने के लिए। पर हैरानी इस बात की है कि यही जगह काले राजनीतिक इतिहास की भी गवाह बनी, क्योंकि यहीं पर 9वें और 10वें मुगल बादशाहों यानी जहांदार शाह और फर्रुखसियार का कत्ल किया गया था। तीसरा भाग, कोर्टयार्ड्स ऑफ द किंग्स। अब हम किले के उस प्रशासनिक दिल में आते हैं जहां से पूरे साम्राज्य पर हुकूमत चलती थी। इसी दीवाने आम में रखा जाता था बादशाह का ऊंचा सिंहासन, जिसे ज़िल्ले-ए-इलाही के नाम से पुकारा जाता था। ज़िल्ले-ए-इलाही का मतलब है धरती पर ईश्वर की परछाई। ये वो शानदार दरबार था जहां आम लोगों की फरियादें सुनी जाती थीं। वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो इस सिंहासन के ठीक पीछे की दीवार पर संगमरमर में फ्रेंच आर्टिस्ट अस्टिन दे बॉर्डो की बनाई हुई एक बेहद खूबसूरत चित्रकारी है, जो आज भी उस दौर की बेहतरीन कला की याद दिलाती है। अब आम दरबार के बाद आती थी एक ऐसी निजी और बेहद खास जगह जिसका खजाना सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। हम बात कर रहे हैं दीवाने खास की। यहाँ पर तख्ते तौस यानी पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था, जो पूरी तरह सोने और बेशकीमती जवाहरातों से लदा था। और सबसे कमाल की बात, इसी में जड़ा था दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इस पूरे महल की छत ठोस चांदी से बनी हुई थी। सोचिए वहां कितनी दौलत रही होगी। दीवाने खास की खूबसूरती और इसकी बेहिसाब दौलत वाकई इतनी अद्वितीय थी कि इसकी दीवारों पर फारसी में कुछ मशहूर पंक्तियां हमेशा के लिए उकेर दी गईं। वो थीं, अगर फिरदौस बर रोए ज़मीअस्त, हमीनस्त तो हमीनस्त तो हमीनस्त, जिसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है और बस यहीं है। चौथा भाग, पैलेसेस ऑफ अर्थली पैराडाइज। यहाँ से हम शाही परिवार के सबसे निजी, शांत और आलीशान आवास की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बात सोचिए, इतनी तपती गर्मी में इन महलों को स्वर्ग जैसा ठंडा आखिर कैसे रखा जाता होगा? इसके लिए उनके पास एक बेहद शानदार तकनीक थी,
जिसे नहरे बेहिश्त यानी स्वर्ग की लहर कहा जाता था। यमुना नदी से पानी लाकर एक निरंतर धारा सीधे इन महलों के बीचों बीच बहाई जाती थी। इन फुहारों और बहते पानी की आवाज़ ऐसी थी कि गर्मियों में भी सावन का एहसास होता था। एक ऐसे दौर में जब कोई एसी या आधुनिक तकनीक नहीं थी, ये सच में एक हैरतअंगेज इंजीनियरिंग थी। ये बेहद ठंडी और मीठी सी धारा अलग अलग निजी महलों से होकर गुजरती थी। जैसे पहले रंग महल, जहां शाही परिवार की औरतें रहा करती थीं, फिर मुमताज महल, जिसे शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम के नाम पर बनवाया था, और आखिर में खास महल, जो बादशाह का अपना बिल्कुल निजी आवास था। इसके अंदर इबादत के लिए तस्बीह खाना था, आराम से सोने के लिए ख्वाबगाह और थोड़ी फुर्सत के पल बिताने के लिए एक बैठक भी मौजूद थी। वहीं पास में जिंदगी देने वाले बाग यानी हयात बख्श बाग में हमें एक बड़ा ही दिलचस्प सांस्कृतिक अपवाद देखने को मिलता है। दरअसल मुगल दौर में किले के लगभग हर चीज का नाम फारसी भाषा में रखा जाता था, लेकिन वहां बने सावन और भादौ नामक इन दो खूबसूरत मंडपों के नाम हिंदी महीनों पर रखे गए थे। तो जब भी बारिश होती, शाही परिवार के लोग इन्हीं मंडपों में आकर बैठते और मौसम का पूरा आनंद लेते थे। 5वां भाग, डिक्लाइन, फॉल एंड लेगेसी। अब यहां से कहानी एक बिल्कुल नया और थोड़ा दर्दनाक मोड़ लेती है। ये पतन और विरासत का वक्त था। इस दौर में आकर साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। 1739 में ईरान के नादिर शाह ने हमला किया और दिल्ली में ऐसी भारी लूटपाट मचाई कि वो अपने साथ शानदार पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा दोनों छीन ले गया। इस भारी चोट के बाद 1842 में किले के अंदर आखिरी मुगल इमारत जफर महल बनाई गई, लेकिन आखिरकार 1857 आते आते अंग्रेजों ने इस आलीशान किले पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। सत्ता के सजाने बदलाव ने किले की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी। जहां पहले मुगल वास्तुकला अपने खूबसूरत बाग बगीचों और नर्म संगमरमर के लिए पहचानी जाती थी, वहीं अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने मेहताब बाग जैसी आलीशान जगहों को तुड़वा दिया और उनकी जगह पर सैनिकों के परेड ग्राउंड और बेहद कठोर विक्टोरियन वास्तुकला वाले मिलिट्री बैरक खड़े कर दिए। देखा जाए तो ये सिर्फ इमारतों का टूटना नहीं था, ये एक पूरी तहजीब का मिर्चाना था। और 1857 का साल तो इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना का गवाह बना। एक वक्त था जब बादशाह का हुक्म पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन अब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने ही देश में अपने ही बनाए किले के ठीक अंदर अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उनके खिलाफ उनके ही घर में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में उन्हें दोषी ठहराया गया और देश निकाला देकर हिंदुस्तान से दूर रंगून भेज दिया गया। अपने आखिरी दिनों में वहां निर्वासन की ऐसी हालत में इस टूट चुके आखिरी बादशाह ने जो पंक्तियां लिखीं वो शायद किसी को भी रुला दें। उन्होंने लिखा, कितना है बदनसीब ज़क़र, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। एक इतने विशाल और इतने अमीर साम्राज्य का ऐसा दर्दनाक अंत सच में दिल को झकझोर देता है। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा नए रास्ते चुनता है। 1947 में उसी लाहौरी दरवाजे की घूंघट वाली दीवार पर पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा पूरी शान से फहराया गया। जो जगह कभी विध्वंस और उस गुलामी का प्रतीक बन गई थी, वो अचानक आधुनिक भारत की आज़ादी का एक मजबूत स्तंभ बन गई। इसकी इस लंबी और बेमिसाल विरासत को ही देखते हुए 2007 में इसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक सवाल तो पक्का दिमाग में आता है, अगर ये विशाल लाल पत्थर की दीवारें आज सच में बोल सकतीं, तो ना जाने सत्ता की आखिरी कीमत, उन खोए हुए अपनों और छिन गए खजानों के बारे में कितने ही भूले बिसरे राज हमें बयान करतीं। वक्त हमेशा बदलता रहा, हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन ये लाल किला आज भी बिल्कुल खामोशी से वक्त के हर अहम पन्ने को अपने अंदर सहेजे इतिहास का एक अनंत गवाह बनकर खड़ा है। आपका इस खूबसूरत धरोहर के बारे में क्या सोचना है?